Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती है। आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा चैप्टर 5 है जिसका नाम है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल कम्युनिटीज। उसकी वर्कशीट हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करे। जल्दी जल्दी से पहले आप क्या कर दीजिए, लाइक शेयर कर दो। ठीक है, क्या करना है, फटाफट से लाइक और शेयर कर दो। क्लियर, लाइक शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी से। फिर हम करने वाले फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट पहले हम देख लेते हैं। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वाज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ, है ना। सब कॉन्टिनेंट में के जो ज्यादातर हिस्से में जो हमारा समाज था, जो हमारी सोसाइटी थी, वो डिवाइडेड थी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ। किन के रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी सब कॉन्टिनेंट में ऑलरेडी डिवाइडेड थी? किन रूल्स के अकॉर्डिंग, बताओ। ये लाइक शेयर कर दिया, जल्दी बताइए। किन के अकॉर्डिंग सब कॉन्टिनेंट में हमारी सोसाइटीज ऑलरेडी डिवाइडेड थी? किन चीज़ों के अकॉर्डिंग, क्या बोलेंगे उनको? देखो, हमने क्या देखा था, कुछ वर्ण सिस्टम अगर हम कहें तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, वर्ण सिस्टम में डिवाइडेड थी। मतलब थे ना ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इस कैटेगरी में डिवाइड करके रखा था। उस टाइम पे सिस्टम बहुत चलता था, वर्ण सिस्टम। Many large dash thrived in different parts of the subcontinent. किन की बात हो रही है? जो सब कॉन्टिनेंट के बहुत से हिस्सों में, है ना, अलग अलग पार्ट्स में है, वो रहते थे। किन की बात की जा रही है, किन के बारे में बताया जा रहा है, किन के बारे में बोला जा रहा है? जल्दी जल्दी से बताइए। Many large dash thrived in different parts of the subcontinent. जल्दी बताओ, क्या होगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर? क्या इस चैप्टर में हमने किन किन के बारे में पढ़ा है? ट्राइब्स के बारे में भी पढ़ा है ना, काफ़ी सारी ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, अहोम्स, जाट्स और जाट्स बोल रही, सॉरी, गोंड्स हो गए, बालोचीज, आर्गोन्स, बहुत सारे। तो क्या ट्राइब्स की बात कर रहे हैं हम? तो क्या हो जाएगा आंसर? जी हाँ, हम ट्राइब्स की बात करेंगे। सब कॉन्टिनेंट के बहुत से हिस्सों में, अलग अलग पार्ट्स में। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि सब कॉन्टिनेंट के सिर्फ साउथ में ही ट्राइबल ग्रुप थे या सेंट्रल इंडिया में थे, नहीं। हर जगह, चाहे आप नॉर्थ वेस्ट साइड बोलें, चाहे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बोलें, चाहे सेंट्रल इंडिया, चाहे साउथ इंडिया, बहुत सारी जगह हमें अलग अलग पार्ट्स में ट्राइब्स देखने को मिलती है। The Balochis were another large and powerful tribe in the, ये जो बलोचीज थी वो कहाँ की पावरफुल ट्राइब थी? बलोचीज थी वो कहाँ की पावरफुल ट्राइब थी, बताइए। बलोचीज थी वो कहाँ की पावरफुल ट्राइब थी? जल्दी बता दीजिए, क्या होगा हमारा आंसर? क्या हो जाएगा हमारा आंसर? नॉर्थ वेस्ट साइड की, है ना। ये आपका उत्तर पूर्वी जो बोलते हैं ना इलाका, इस तरफ, उत्तर पश्चिमी जो भी बोलते हैं, हाँ, पश्चिमी, वेस्ट पश्चिम हो जाता है, सॉरी। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू, महाराष्ट्र की जगह, महाराष्ट्र वाला एरिया और कर्नाटका वाला, वो किनका घर था, किनका एरिया था? अभी हमने पढ़ा, अलग अलग इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट ट्राइब हमें देखने को मिलती है। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा आंसर? कोलीज का, है ना, ये भी ट्राइब थी। डैश एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी। किन की बात हो रही है? एक इंग्लिश ट्रेडर थे, है ना, जो इंडिया आए थे, भारत आए थे अर्ली 17th सेंचुरी में। अर्ली 17th सेंचुरी में ये भारत आए हुए थे। किसकी बात हो रही है? कौन आए थे भारत? डैश एन इंग्लिश ट्रेडर हु केम टू इंडिया ड्यूरिंग द अर्ली 17th सेंचुरी। कोई आए थे ना जिन्होंने इवन डिस्क्राइब भी की थी चीजें, जिन्होंने बंजारास वगैरह के बारे में डिस्क्राइब भी की थी। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? पीटर मुंडे। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हमारा? पीटर मुंडे। देख लिया, चलो। ट्रू एंड फॉल्स है अब। द गोंड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन्स कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेटेड बाय गोंड्स। जो गॉन्ड्स थे बहुत ही मतलब अच्छे फॉरेस्टेड एरिया में रहते थे, खूब जो है
जंगल वंगल, जंगल वाला एरिया, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे गोंडवाना कहा जाता था, गोंडवाना, और या कंट्री इनहेबिटेटेड बाय गॉन्ड्स, ऐसी जगह जहाँ पे गॉन्ड्स रहते, गॉन्ड ट्राइब्स रहती, इसलिए नाम ही दे दिया गोंडवाना। तो क्या ये सही है या गलत है, बताइए, इज इट ट्रू और फॉल्स? जहां पर गॉन्ड्स लोग रहते थे, है ना, अच्छा थिक फॉरेस्टेड एरिया, क्या उसे गोंडवाना लैंड ही कहा जाता था? जल्दी जल्दी से बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा था चैप्टर में, है ना, लगभग सेंट्रल इंडिया इस पार्ट में हमें देखने को मिलता है। अमन दास द गोंड राजा ऑफ गढ़ कतंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ आलम शाह। अमन दास जो गोंड राजा थे गढ़ कतंगा के, है ना, गोंड ट्राइब से थे, उन्होंने खुद को टाइटल दिया था आलम शाह। क्या सही बात है, यही टाइटल था? ट्रू है या फॉल्स है, बताओ। दो ट्राइब्स के बारे में हमने इस चैप्टर में बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ा है ना, होम्स ट्राइब एंड गॉन्ड्स ट्राइब, दोनों। ऐसा नहीं कि ट्राइब्स हैं आदिवासी ग्रुप के तो पावरफुल नहीं है, वेल्थ नहीं है, नहीं, ये ट्राइब्स ऐसी थी, बहुत पावरफुल थी, वेल्दी ट्राइब्स थी। इवन जो रूलर्स थे वो भी अटैक करते थे इन पे, इनकी वेल्थ को छीनने के लिए, ठीक है, और सक्सेसफुल भी हुए हैं इवन। तो अमन दास जो थे, क्या उन्होंने आलम शाह का टाइटल अपनाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ये गलत हो जाएगा, आलम शाह का नहीं, उन्होंने संग्राम शाह का टाइटल अपनाया था। The Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century. Ahoms कैसे आए थे? अहोम ट्राइब जो आई थी वो ब्रह्मपुत्रा वैली कहाँ से पहुंची? प्रेजेंट डे जो आज के टाइम में म्यांमार बोलते, जो पहले बर्मा बोलते थे, है ना, 13th सेंचुरी में आई थी। तो क्या अहोम ट्राइब्स थी, और क्या म्यांमार से ही आई थी, और क्या 13th सेंचुरी में ही आई थी? सब कुछ करेक्ट है। अगर सब कुछ करेक्ट है तो आप ट्रू लगा सकते हैं, और अगर कहीं भी कुछ भी जरा सा भी आपको डाउट लगता है तो फॉल्स लगाइए, और डाउट के बेसिस पे नहीं, उस डाउट पर भी बिल्कुल मोहर लगाओ कि हाँ भाई ये डाउट सही है, ये गलत ही है ये चीज। क्लियर? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वैसे ट्रू है। क्लियर? In 1662, the Mughals under Mir Zafar attacked the Ahom kingdom. 1662 में मैंने बताया था ना कि ये अहोम ट्राइब, गॉन्ड ट्राइब इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि जो रूलर्स थे मुगल्स वगैरह, ये लोग अटैक करते थे हथियाने के लिए। तो वैसे ही मुगल्स ने अटैक करा था अहोम ट्राइब पे 1662 में। अंडर कौन, किसके अंडर? मीर जफर के अंडर। अब बताओ आप, सही है या गलत? क्या मुगल्स ही थे? देखो मुगल्स थे, नो डाउट। क्या अहोम ट्राइब पे अटैक करा? चलो इतना बड़ा हिंट दे रही हूँ, इतनी बड़ी हेल्प कर रही हूँ कि जी हाँ ये भी सही है। अब 1662 सही है या मीर जफर सही, गलत क्या है आपको बताना है, या सही है तो ट्रू लगाइए, और अगर कुछ भी डाउट है तो फॉल्स लगा सकते हैं। तो वैसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स है, मीर जफर नहीं था। ठीक है, अब नाम क्या है वो आप बताओ, मीर कासिम था या और कोई मीर? In the reign of Sib Singh, 1714 to 1744, Hinduism became the predominant religion. जब किसका शासन चल रहा था? सिब सिंह का, 1714 और 1744 में, तो हिंदुइज्म जो था एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन बन गया था। सही है कि नहीं बताओ? हिंदू क्या बन गया था? एक प्रीडोमिनेंट रिलीजन, मतलब काफ़ी ज़्यादा इस धर्म को माना जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा इस धर्म की चीज़ों को फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये सही बात है। ठीक है, चलो। वेयर डिड द ट्राइब सेटल? ट्राइब्स कहाँ रहती हैं? हम बोलते ना आदिवासी, आदिवासी लोग, तो ज़्यादा करके आदिवासी लोग आप खुद सोचते होंगे, माइंड में आता होगा, कहाँ रहते होंगे, कहाँ ये लोग रहना पसंद करते होंगे? क्या हमारे बीच में जैसे हम रहते हैं, या जंगल वगैरह में अलग ऐसी जगह जहाँ इन्हें कोई ना देखे या इनकी चीज़ों को कोई इंटरफेयर ना करे, है ना? चलो देख लेते हैं। द ट्राइब सेटल इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड प्लेसेस विच आर डिफिकल्ट टू रीच। देखो ये लोग ना बिल्कुल दुनिया की जो नॉर्मली लोग रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कह रहे अलग हैं, ऐसा कुछ अलग नहीं है, इंसान ही है आखिर, लेकिन ट्राइबल ग्रुप के हैं। तो ये लोग कैसी जगह रहना प्रेफर करते हैं? या तो घने घने जंगलों में रहेंगे, है ना, या तो पहाड़ों में, हिल्स में मिलेंगे, या तो डेजर्ट एरिया में मिल जाएंगे, या ऐसी ऐसी प्लेसेस, ऐसी ऐसी जगह जहां पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। क्लियर? तो ट्राइब्स आपसे क्वेश्चन आ जाए कहाँ सेटल रहते हैं ज्यादा करके, तो ऐसी जगह जहां पे पहुंचना मुश्किल है। कौन सी जगह हो गई? जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, डेजर्ट वगैरह, है ना? क्या हो गया? फॉरेस्ट, हिल एंड डेजर्ट। क्लियर? चलो, What do you understand by वर्ण? वर्ण से आप क्या समझते हैं? वर्ण सिस्टम, वर्ण सिस्टम, कितने बार हम इस चैप्टर में वर्ण 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 सिस्टम,
है ना। तो क्या है ये वर्ण, चलो देख लेते हैं। वर्ण आर द रूलर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स एंड एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ अ लार्ज किंगडम। देखो, वर्ण ऐसे रूल्स थे जिन्हें ब्राह्मण्स ने बनाया हुआ था, पता है इन लोगों ने बनाया, तो इनके कारण ये जो जाति सब जाति बन गई, तो इन ब्राह्मण्स लोगों की देन है वर्ण सिस्टम, है ना। खुद को क्या रखा इन्होंने, टॉप पे रखा, उसके बाद कौन आ गए, क्षत्रिय आ गए, उसके बाद कौन आ गए, वैश्य आ गए, उसके बाद आ गए शूद्र आ गए। बेचारे शूद्रों के साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव होता था ये वर्ण सिस्टम के चलते, पता है इसी कारण तो इन वर्ण सिस्टम को हटा के जब बुद्धिज्म आया ना, तो लोगों ने इसीलिए अपनाया बुद्धिज्म को, क्योंकि ये जो भेदभाव होता था ना पसंद नहीं आता था, ये डोमिनेट करते थे ब्राह्मण्स और क्षत्रिय, ठीक है। अब जो रूल था किसका, ब्राह्मण्स का, वो बनाया गया था, वो है वर्ण सिस्टम। और इन्हें कौन मानते थे, बड़े बड़े राजा लोग, लार्ज किंगडम फॉलो करते थे कि भाई सही है ये वर्ण सिस्टम। लेकिन जो ट्राइबल पीपल थे ना वो इससे दूर थे, उनको ये पसंद नहीं आता था बिल्कुल भी, ठीक है। व्हाट इज अ क्लैन, क्लैन क्या है, क्लैन हमने पढ़ा था ना, गॉन्ड्स में भी क्लैन बने हुए थे, होम्स में भी, क्या है ये क्लैन्स, चलो देख लेते हैं। A clan is a group of families or households claiming descent from a common ancestor. क्लैन मतलब परिवार, फैमिली होती है, ग्रुप होता है ना, या हाउस होल्ड्स जो सेम ही फैमिली के जो मेंबर्स है, कॉमन जिनके एंसेस्टर रहेंगे, उनके डिसेंड रहेंगे, डिसेंडेंट्स रहेंगे, क्लियर, उन्हें क्या कहा जाता है, क्लैन्स। मतलब इनके कॉमन एंसेस्टर और ये है फैमिली है, ग्रुप है, उनको बोलेंगे क्लैन, ठीक है। चलो, हु डिफीटेड द चेरोज इन 1591, चेरोस को किन्होंने 1591 में हराया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी। हिस्ट्री में बहुत सारे नेम्स, बहुत सारी डेट्स है ना, याद करने को होती है, लेकिन प्रैक्टिस ही से तो परफेक्ट बनते हैं, है ना। परफेक्शन प्रैक्टिस से ही आता है, ऐसे तो आएगा नहीं कि बस सोच रहे हैं हो जाएगा, करना पड़ता है उसके लिए काम, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करो, यहाँ पे प्रैक्टिस करो, तो ऐसा परफेक्शन आए कि फिर क्या ही बताएं, ठीक है। The Cheros were defeated by Akbar's famous general Raja Man Singh in 1591. जो अकबर के बड़े ही फेमस जनरल थे, है ना, राजा मान सिंह, उन्होंने हराया था, ठीक है, चेरोस को। Whom अकबर made a noble in पंजाब, पंजाब में अकबर ने किन्हें नोबल बनाया था, एक ट्राइब के थे कोई, है ना, उन्हें अकबर ने क्या मान लिया, बना दिया था भाई आप नोबल। नोबल्स मतलब जो अच्छी पोस्ट में रहते थे, जो बाकी चीजें जो भी रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते थे, ठीक है ना, अच्छी पोस्ट वाले, गवर्नर्स वगैरह, नोबल्स। तो किनको बनाया था पंजाब में, पढ़ा था ना हमने चैप्टर में, किनको बनाया गया था, नोबल्स मतलब वही जो गवर्नर्स होते हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस जो संभालते हैं, हाई जिनकी पोजीशन रहती है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर, गक्कर चीफ कमाल खान गक्कर वॉज मेड अ नोबल, मनसबदार, है ना, नोबल मतलब मनसबदार, बाय एम्परर अकबर। हमने इससे पहले जो चैप्टर मुगल्स था उसमें क्या देखा था, मनसब देखे थे, मनसब को जो होल्ड करते उन्हें कहा जाता है मनसबदार, ठीक है। तो इन्हें क्या बनाया था, नोबल। किसको बनाया गया था, गक्कर चीफ, गक्कर के चीफ थे, सरदार थे, जिनका नाम था कमल खान गक्कर। क्या नाम था, कमाल खान गक्कर, ठीक है। चलो, नेम द प्रेजेंट डे स्टेट्स वेयर द गॉन्ड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स। प्रेजेंट डे स्टेट्स बताने, आज के टाइम के ऐसे राज्य बताने हैं आपको जहां पर ये जो गॉन्ड्स है ना, भारी मात्रा में, मतलब अच्छे, उसमें हमें देखने को मिलते हैं। बताओ जल्दी, कौन से प्रेजेंट डे स्टेट्स हैं इंडिया के, बता सकते हैं आप। गॉन्ड ट्राइब, वही गोंडवाना लैंड जो बोला जाता है, जहाँ पे अच्छा थिक फॉरेस्टेड एरिया हमने देखा था। चलो देख लेते हैं। The Gonds were found in great numbers across the present day states of छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। मैंने आपको बताया था ना, सेंट्रल इंडिया ऑलमोस्ट ये रहेगा, तो मध्य प्रदेश तो सेंट्रल में ही है, फिर थोड़ा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र थोड़ा वेस्ट साइड चला जाता है, और साउथ में अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश। ये वाले इलाकों में, इन एरियाज में, प्रेजेंट डे स्टेट्स में हमें कौन देखने को मिलते हैं, गॉन्ड्स। कहाँ कहाँ मिलते हैं, फिर से देख लो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। क्लियर, ओके। चलो, नेम द इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लार्जली लिव्ड इन उड़ीसा एंड बंगाल। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स का आपको नाम बताना है, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट ट्राइब थी जो कौन से एरिया में रहती थी, उड़ीसा और बंगाल वाले इलाके में, कोस्टल एरियाज के आसपास। बताओ, उड़ीसा बंगाल में ही है, पास में ही है, कौन सी ट्राइब की बात हो रही है, क्या नाम था, सोचो सोचो, बहुत सारी ट्राइब इस चैप्टर में हमने पढ़ी, भर भर के ट्राइब्स, ठीक है। द मुंडास एंड संथल्स वर द इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लार्जली लिव्ड इन उड़ीसा एंड बंगाल। कौन सी मुंडा, ठीक है, मुंडा ट्राइब और संथल्स,
ठीक है, कितनी सारी ट्राइब पढ़ ली ना हमने अभी, गक्कर्स पढ़ ली, कोलीस पढ़ ली, अहोम्स पढ़ ली, चेरोस वो पढ़ ली, कौन सी, गॉन्ड्स पढ़ ली, और क्या क्या नाम आया था अभी, आर्गोन्स पढ़ ली, बहुत सारी ट्राइब्स पढ़ ली। इस चैप्टर में बहुत सारी ट्राइब्स का नाम है, और अभी तो क्या क्या आने वाला है और पता चलेगा। बालोचीज भी थी, ठीक है। चलो, नेम दी हस्बैंड ऑफ रानी दुर्गावती, कौन थे इनके हस्बैंड? बड़ी ही ब्रेव रानी थी, है ना, कौन थे ये? कहाँ के थे? गोंड ट्राइब, ग्रह कटंगा के। चलो देख लेते हैं। दलपत सन ऑफ द गोंड राजा ऑफ ग्रह कटंगा, है ना, जो गोंड राजा थे ग्रह कटंगा के, उनके बेटे थे दलपत, उन्हीं की वाइफ थी रानी दुर्गावती। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, हु वर दी ट्राइब्स, ट्राइब्स कौन थे? ट्राइब्स कौन थे, कौन रहते, किन्हें बोला जाता है ट्राइब्स, क्या थे? देखो, ट्राइब्स का तो ऐसा था कि वो इस चीज में नहीं मानते थे जिनमें पंडित वगैरह ब्राह्मण्स लोग फॉलो करते थे। द ट्राइब्स वर द सोसाइटी हु डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, नॉर वर दे डिवाइड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस। ये लोग वैसे नहीं थे जो हमारा समाज मान रहा था, वर्ण सिस्टम को फॉलो कर रहा था, राजा महाराजा लोग भी इस चीज को फॉलो कर रहे थे, लेकिन ये लोग इस चीज को फॉलो नहीं करते थे। इनको अपना ही सिस्टम चलता था, इनको कोई मतलब नहीं भाई ब्राह्मण्स ने क्या बताया क्या नहीं बताया, और ये जो अनइक्वल क्लासेस दी, नो, हम नहीं मान रहे भैया इसमें, ये भेदभाव ऊपर नीचे ये नहीं पसंद। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरीड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम, है ना, अपने अपने एरिया में अपनी अपनी जो ट्राइब से उनका अपना अपना एक प्रभाव रहा है, ठीक है, अपने अपने टाइम पर। They loved to settle away from towns and civilization and usually lived in forests, hills, deserts and places difficult to reach. The tribes retain their freedom and preserve their separate cultures in various ways. वो कौन सी जगह रहना पसंद करते थे, है ना, मतलब ऐसा जैसे जहाँ पे सिविलाइजेशन है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे जनता, आम जनता नॉर्मली सब रह रहे हैं, वहां पे रहना पसंद नहीं करते थे। ये इनसे दूर दूर रहना पसंद करते थे, अलग। हमने देखा थी ना कौन सी जगह, जैसे फॉरेस्ट हो गए, हिल्स हो गए, डेजर्ट एरिया, ऐसी जगह रहना ज्यादा पसंद करते थे। यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट एंड ऐसी प्लेसेस जहां पर पहुंचना मुश्किल हो, ये जगह इन्हें पसंद थी, ठीक है। The tribes retain their freedom and preserve their separate culture in various ways. बहुत इन्होंने मेहनत की है अपने कल्चर को, अपने आप को, अपने लोगों को अलग रखने का, इन चीज़ों से खुद को बचाने का, क्योंकि ऐसा नहीं कि ट्राइब्स हैं तो कुछ आता ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत ही प्रोडक्टिव लोग थे, ऐसी बात नहीं है, इनके भी रिच स्टेट्स रहे हैं, इन्होंने भी बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें की जिन पर दूसरे राजाओं की नज़र रही। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि कैसे मुगल्स ने अटैक करा है, तो क्यों करा है? क्योंकि नजर थी। जैसे ग्रह कतंगा पे अटैक करा था, क्यों? क्योंकि वहां पे एलिफेंट्स वगैरह थे, खूब पैसा वैसा बढ़िया था, अच्छा था, यानी इनकी मेहनत थी लेकिन दूसरों की नजर भी थी, ठीक है, क्लियर हुआ। तो उन्होंने काफी कोशिश की बहुत तरीकों से खुद को संभालने की, बचाने की। तो ट्राइब्स कौन थे? तो ट्राइब्स ऐसी सोसाइटी थी जो ब्राह्मण्स के बनाए हुए रिचुअल्स, रूल्स को, ये जो अनइक्वल क्लासेस, ये जो बनी हुई थी वर्ण सिस्टम, इसको नहीं मानते थे, फॉलो नहीं करते थे। ये कैसी जगहों पे रहते थे? ये फॉरेस्टेड हिल्स और ऐसी जगहों पे रहते थे जहाँ पे पहुंचना मुश्किल हो। ये नॉर्मल जो लोग सिविलाइजेशन वाले है ना, टाउन्स में जो रह रहे, वहां नहीं रहते थे। और इन्होंने बहुत कोशिश भी की है, बहुत इसके लिए काम भी किया है, खुद के जो कल्चर को, खुद के चीजों को प्रिजर्व करने का, है ना। चलो, What did nomadic pastoralists live on? जो नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट थे किस पर जीते थे? नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट मतलब ऐसे लोग जो मूव करते रहते थे, है ना। ऐसा नहीं कि जैसे हम एक जगह पे रह रहे हैं या कोई किसान एक जगह पे रह रहा है, तो नहीं, उनका काम ही था मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। तो मतलब किन चीज़ों पे जीते थे? जब अगर कोई मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना इनका चल ही रहा है, तो क्या, कैसे जीविका चलती थी, कैसे जीते थे, देख लेते हैं। Nomadic pastoralists lived on milk and other pastoral products. They also exchanged wool, ghee, etc. with settled agriculturists for grains, cloth, utensils and other products. They bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animals. अब nomadic pastoralist, देखो pastoralist है, nomadic हम कह ही रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो ये किनको लेके चलते हैं? ये लोग जानवर पालते हैं, भेड़, बकरी, गाय, इन चीज़ों को पालेंगे। ये क्यों पालते? इनसे क्या मिलेगा? इन्हें घी मिल गया, मिल्क मिल गया, है ना, ऊन मिल गया, इसलिए ये लोग पाला करते हैं। अब ये चीज़ें क्या करते हैं? इन चीज़ों को एक्सचेंज करते थे। जैसे अब ये जो सेटल एग्रीकल्चर है, जो अनाज उगा रहे हैं या जो कपड़े बना रहे हैं, जो यूटेंसिल्स बना रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं, अदर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो इनसे ये क्या करते थे? एक्सचेंज करते थे। जैसे मानो अनाज ले लिया तो इनको इसके बदले वोल दे दिया, घी दे दिया, तो ऐसा इनका एक्सचेंज चलता था। अब ऐसे तो जिएंगे ना थोड़ी कि घी दूध में ही जिंदगी कट रही है, पॉसिबल नहीं है।
तो खुद तो उगा नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो एक्सचेंज ही करेंगे ना। जैसे मैं अगर कुछ उगा रही हूँ, मेरी अलग चीजें, आपकी अलग चीजें, तो एक्सचेंज करेंगे हम, ऐसे ही सर्वाइवल होगा। अब इनका काम और क्या रहता था, जैसे कि हमने देखा कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो ये लोग अपनी एनिमल्स पे सारी चीजें रख के, सामान रख के ट्रांसपोर्ट करते थे। जैसे एक जगह से गुड्स खरीदा, जहां पे वो सामान सस्ता है, खूब सारा बल्क में खरीदा, अब ऐसे शहर जाएंगे, ऐसी जगह जाएंगे जहां पे वो गुड्स की ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है ना, या गुड्स की ज़्यादा डिमांड है, या अच्छा महंगा बिकता है, ताकि अपना प्रॉफिट करने के लिए। तो इसीलिए भी ये मूव करते रहते थे अपने एनिमल्स के साथ, और उन पे जो है सामान वगैरह लाद के ले जाते थे। क्लियर हुआ? आया समझ में? हमने पढ़ा था नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट के बारे में, किस पर जीते थे ये, अपनी जो भी चीजें हैं प्रोड्यूस हैं वो एक्सचेंज करते थे सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट से। क्लियर? चलो, हाउ कैन यू से दैट ग्रह कतंगा इज अ रिच स्टेट? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, किस बेसिस पे आप बता पाएंगे कि ग्रह कतंगा एक बहुत ही रिच स्टेट था? जैसे मैंने कहा आपसे कि ग्रह कतंगा जो था रिच स्टेट था। अरे भाई क्यों था मैम, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, क्या रीजन है? हमने पढ़ा था इसमें एलिफेंट्स वगैरह बढ़िया और भी बहुत सी चीजें। चलो देखते हैं। Graha Katanga was a rich state. It earned wealth by trapping and exporting wild animals to other kingdoms. In 1565, the Mughal forces under Asaf Khan attacked this state. The Mughal forces were resisted by Rani Durgavati and thereafter by her son. The Mughals annexed part of Graha Katanga by defeating the Gonds. The Mughals looted huge quantity of precious stones, coins and large numbers of elephants. From this fact, we can assume that Graha Katanga is a rich state. हम क्यों बोल रहे हैं? देखो, गॉन्ड्स किंगडम के थे, ग्रह कतंगा स्टेट था। यहाँ पे क्या होता था, पैसा कैसे आता था? ये लोग क्या करते थे कि जो जंगली जानवर है ना, उनको पकड़ के एक्सपोर्ट करते थे, जो दूसरे राज्य हैं, किंगडम्स हैं। तो जैसे मेरा स्टेट है, वहाँ पे खूब मुझे जंगली जानवर मिल रहे हैं, तो हम लोग पकड़ रहे हैं और उनको दूसरे राज्यों में बेच रहे हैं। भाई हमें भी फ़ायदा उठाना है, अगर हमारे यहाँ कुछ चीज़ें हैं अवेलेबल है, तो हम दूसरों को बेच के अपना कमाई करेंगे बढ़िया, और क्यों नहीं करेंगे। इन 1565 में क्या हुआ, एक मुगल फोर्सेस थी, किनके अंडर? असफ खान के अंडर। उन्होंने ग्रह कतंगा पर अटैक कर दिया। द मुगल फोर्सेस वर रेजिस्टेड बाय रानी दुर्गावती एंड देयर आफ्टर बाय हर सन। ऐसा नहीं कि हार मान के, देखो रानी दुर्गावती, उन्होंने पूरी कोशिश करी, उन्होंने पूरा इनको रेजिस्ट करा, है ना, रोकने की कोशिश करी, और उसके बाद उनके बेटे ने करी, लेकिन कहाँ ही ज्यादा हो पाता है, नहीं इतना हो पाया। मुगल्स अनेक्स्ड पार्ट ऑफ ग्रह कतंगा, कुछ हिस्सा ग्रह कतंगा का मुगल के अंडर आ गया, इन्होंने अनेक्स कर लिया, जीत लिया। बाय डिफीटिंग द गॉन्ड्स द मुगल्स लूटेड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ प्रेशियस कॉइन्स। अब जैसे ही गॉन्ड्स को हराया, तो रीजन क्या था? नजरों में कुछ चीज तो होगी, तभी तो अटैक करा होगा। तो नजरों में चीज क्या थी? वेल्थ थी, एलिफेंट्स थे, है ना, जो जिसके कारण ग्रह कतंगा एक रिच स्टेट था। तो क्या क्या लूटा इन्होंने? खूब सारे जो है कीमती जो है सिक्के लूट लिए, है ना, एलिफेंट्स वगैरह लूट लिए। तो इन चीज़ों से हम कह सकते कि भाई हाँ, जब इतनी चीज़ें लूटी गई या ऐसा स्टेट था, तो ऑब्वियसली रिच रहा होगा, है ना, तभी तो मुगल्स जैसों की नज़र पड़ी उसमें। क्लियर? अब समझ में आया ग्रह कतंगा क्यों रिच स्टेट था? क्लियर? चलो, और ये था किसका, कौन सी ट्राइब का था, ये भी ध्यान रखना जरूरी है, गॉन्ड ट्राइब का था। क्लियर? चलो, हाउ वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गॉन्ड्स? गॉन्ड्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, है ना, ये ट्राइब थी, अच्छी खासी ट्राइब थी, बढ़िया ही। तो ये लोग अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, कैसे मेंटेन करते थे, कैसे मैनेज करते थे, देख लेते हैं। The administrative system of these kingdoms was centralized. The kingdom was divided into ghars. Each ghar was controlled by a particular Gond clan. This was further divided into units of 84 villages called Chaurasi. The Chaurasi was subdivided into barahots, which were made up of 12 villages each. The emergence of large states changed the nature of Gond society. The Gond chiefs then wished to be recognized as Rajputs. कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, कैसे चीजें मैनेज कर रहे हैं अपने स्टेट की? सेंट्रलाइज था, प्रॉपर था, केंद्रीय था, मतलब केंद्रीकरण था इस चीज को लेके कि इस चीज को अच्छे से करना है, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से संभालना है, ध्यान से। इन लोगों ने क्या करा था, किंगडम को घर्स में डिवाइड करा था। ये जो किंगडम है गॉन्ड, उसको घर में डिवाइड करा। अब हर जो घर है उसको कौन मतलब कंट्रोल करेगा? हर क्लैन, गॉन्ड की जो क्लैन है वो कंट्रोल करेगी। अब इसको फर्दर कैसे डिवाइड करा गया? इसको यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, 84 विलेजेस की यूनिट्स में, कि जिसको हिंदी में क्या बोल रहे हैं? 84। 84 को हिंदी में क्या बोला जाता है? 84। तो 84 में इन्होंने डिवाइड करा। अब 84 को भी इन्होंने 12-12 विलेजेस में सब डिवाइड कर दिया, यानी 84 है, 84 विलेजेस में डिवाइड करा, और उस 84 को भी 12-12 विलेजेस में डिवाइड कर दिया, जिसको क्या बोला जाता है? बरहोट्स बोला जाता है। ठीक है। द इमर्जेंस ऑफ लार्ज स्टेट
स्टेट्स चेंज द नेचर ऑफ गॉन्ड सोसाइटी। बड़े बड़े स्टेट्स बन गए, बड़ी बड़ी जगह बन गई, जिसके कारण जो गॉन्ड सोसाइटी है अब इनमें भी बदलाव हमें देखने को मिला। अब जो गॉन्ड चीफ्स थे ना, वो क्या चाह रहे थे कि हमें राजपूत माना जाए। काफी कुछ जो ट्राइबल ग्रुप के लोग थे ना, जब उन्हें लग रहा था ना पावरफुल है, तो वो लोग क्या चाह रहे थे, हमें भी वर्ण सिस्टम एक्सेप्ट करना है। वर्ण सिस्टम एक्सेप्ट करके खुद को एक सुपीरियर वो साबित करना चाह रहे थे, क्योंकि उनमें वो कैपेबिलिटी थी, इतना पैसा है, इतनी वेल्थ है, इतनी पावर है, तो खुद को क्या चाह रहे थे कि हम राजपूत बने, क्योंकि काफी राजपूत वॉरियर इस टाइम पे उठ रहे थे, है ना, नाम उठ रहा था, सर उठ रहा था, तो एक होता है ना कि वाओ ये नाम है, हम भी बनना चाहते हैं। कोई चीज़ ट्रेंड में हो जाती, फेमस हो जाती, तो हम बोलते हैं ना कि यार हमें भी इसी की तरह रिकग्नाइज किया जाए, हमें भी ऐसा बनना है। क्लियर हुआ? तो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन है, समझ में आया ना? ओके चलो। What were the effects of emergence of large states of Gond society? क्या इफेक्ट्स रहा, क्या असर रहा जो गॉन्ड सोसाइटी थी, है ना, क्या हुई, इमर्ज हुई, क्या उसके इफेक्ट्स असर हमें देखने को मिलते हैं, देख लेते हैं। The emergence of large states changed the basics of Gond society. Their basically equal society gradually got divided into unequal social classes. Brahmins received land grants from the Gond Rajas and became more influential. The Gond chiefs now wished to be recognized as Rajputs. So Aman Das, the Gond Raja of Garhakatanga, assumed the title of Sangram Shah. His son Dalpat married Princess Durgavati, the daughter of Salabhan, the Chandel Rajput Raja of Mahoba. देखो अब ये लोग क्या करने लगे थे, खुद को राजपूत जैसा ट्रीट करवाना चाह रहे थे कि भाई हाँ हम भी अब राजपूत जैसे। तो इन्होंने अपने परिवार में शादियां भी कैसे करा रहे, राजपूत प्रिंसेस से शादियां करवा रहे हैं। देखो क्या हो गया, जैसे जैसे लोग बढ़ने लग गए, ग्रो करने लग गए, गॉन्ड सोसाइटी ग्रो करने लग गई, देयर बेसिकली इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। अब इन्हीं की जो सोसाइटी समाज था, अब अनइक्वल सोशल क्लासेस में बंटने लग गया, कोई हायर कोई लोअर, इस तरीके से। ब्राह्मण्स को ये लोग क्या देते थे, लैंड ग्रांट्स देते थे, जमीन दान में देते थे, है ना, और इससे क्या बन गए, वो बड़े प्रभावशाली बन गए कि ब्राह्मण्स को दान दे रहे हैं, तो इनका क्या बढ़ गया, एक क्लास और बढ़ गई, प्रभावशाली हो गए, इन्फ्लुएंशियल बन गए। The Gond chiefs now wish to be recognized as Rajputs. अब ये जो गॉन्ड चीफ्स हैं वो क्या चाहने लग गए कि हमें क्या माना जाए, हमें राजपूत कैटेगरी में आना है। हम क्या मानना चाहते हैं खुद को कि हमें क्या बोला जाए, हम राजपूत हैं। सो अमन दास, ऐसे ही एक जो थे अमन दास, कौन थे, गॉन्ड राजा थे ग्रहकतंगा के, उन्होंने खुद के लिए कौन सा टाइटल दे दिया, मैं संग्राम शाह हूँ। अब ऐसे नाम राजपूत राजाओं के ज्यादा करके रखते हैं, तो इन्होंने क्या दे दिया टाइटल, संग्राम शाह। अभी हम फिलिंदा ब्लैंक से ट्रू फॉल्स कर रहे थे ना, तो उसमें था आलम शाह, तो मैंने बोला भी था नहीं आलम नहीं है, संग्राम शाह है ना, तो वही वाला। इन्होंने क्या टाइटल ले लिया खुद के लिए, संग्राम शाह। हिज सन दलपत, उनके जो बेटे दलपत, उन्होंने उनकी शादी किनसे करा दी, एक प्रिंसेस राजकुमारी थी दुर्गावती से शादी करा दी, जो सलाभान की डॉटर थी। सलाभान कौन थे, ये तो राजपूत थे, चंदेल राजपूत थे महोबा के। तो यानी अब इनको शादी वादी भी राजपूत घराने में करा रहे हैं, खुद को रिकॉग्निशन भी राजपूत जैसा चाहिए, है ना, ब्राह्मण्स को लैंड वगैरह दान में दे रहे हैं। दैट मीन्स इनकी पूरी इच्छा ये थी कि हमें भी राजपूत कैटेगरी में आना है ना। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, चेंजेस हो रहे थे, जैसे जैसे लार्ज स्टेट बन रहे थे गॉन्ड सोसाइटी में, ये लोग अपनी अपनी अलग अलग क्लासेस में क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है, सब आ रहा है अच्छे समझ में, आगे बढ़े चलो। एक्सप्लेन द सोशल चेंजेस इमर्जिंग अमंग द ट्राइबल पीपल। आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या सोशल चेंजेस इमर्ज हुए ट्राइबल पीपल्स के बीच में। देखो सामाजिक तौर पे क्या बदलाव देखने को मिले, क्या सोशल चेंजेस हुए, चलो देखते हैं। मतलब बदलाव तो हुए थे, कोई हायर उसमें जा रहा है, कोई लोअर कैटेगरी में जा रहा है, जो ज़्यादा पावरफुल है वो हायर क्लास में जा रहा है, जो लोअर है वो ऐसे ही लोअर कैटेगरी, उसमें मतलब एक लोअर क्लास में जा रहा है। क्लियर, देखें आंसर, चलो। By the 11th and 12th centuries, Rajput clans become powerful amongst some tribes. मैंने बताया था ना अभी आपको कि राजपूत जो है ग्रुप काफ़ी सर उठा रहा था, मतलब नाम पे बहुत आ रहा था राजपूत। तो 11th और 12th सेंचुरीज में जो राजपूत क्लैंस थी वो पावरफुल बन गई थी ट्राइब्स के बीच में, काफ़ी ज़्यादा नाम हो रहा था। The Rajput became the rulers in different parts of India, which inspired the tribal people. अब ये देखने को मिल रहा था कि यहाँ भी राजपूत, वहाँ भी राजपूत, इनका रूल है, ये है वो है, तो ट्राइबल ग्रुप ये चीज़ देख रही थी। उनके बीच में क्या बन रहा था, बहुत ज़्यादा एक फैसिनेटिंग, बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। होता है ना कि अरे देखो यहाँ देखो इनका राज, वहाँ देखो इनका राज, तो एक नाम उठ रहा था। Gradually, with the support of the Brahmins, many tribes included in the caste system. अब ब्राह्मण्स के सपोर्ट से बहुत सी ट्राइब से किन चीज़ों में आ गई कि हम भी अब कास्ट उसमें आएंगे, वर्ण सिस्टम में आएंगे, है ना, हम भी किस में आएंगे, कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम में आएंगे।
ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास। अब मैंने बताया था ना कि जो लीड कर रहे हैं, जिनकी पोजीशन अच्छी है, तो वो किस पोजीशन को ज्वाइन करेंगे? रूलिंग क्लास को। क्योंकि भाई जैसे अहोम, गॉन्ड्स ऐसे जिनका नाम है, वेल्थ है, तो आप रूलिंग क्लास में जाओगे, यानी आप रूल करोगे। A large majority of tribes join the lower जातीज of caste society। अब बहुत ऐसा नहीं कि हर ट्राइब के ग्रुप इतने पावरफुल हो, कम लोग थे, लेकिन ज्यादातर जो लोग थे, ज्यादातर जो मेजोरिटी अगर हम कहेंगे, उन्होंने किसको ज्वाइन करा? लोअर जाति ऑफ कास्ट सोसाइटी, है ना, लोअर जाति इसको इन्होंने सिलेक्ट करा, मतलब उस पे गए। Many dominant tribes of Punjab, Sindh and Northwest Frontier adopted Islam to reject the orthodox Hindu casteism। Even बहुत सी जो dominant tribes थी, है ना, दमदार ट्राइब्स थी, पंजाब की, सिंध की, नॉर्थ वेस्ट की, तो वहां पे इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया। इनको ये जो हिंदुइज्म में ये जो चल रहा है कास्ट सिस्टम, वर्ण सिस्टम, ये पसंद नहीं करते थे, दखियानूसी सा इन्हें लगता था, तो इन्होंने इस्लाम को अपना लिया। यानी अब जो ट्राइबल ग्रुप है वो कास्ट सिस्टम में आ रहे हैं। तो हमने क्या देखा? राजपूत को देख देख के काफी जो ट्राइबल ग्रुप है बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रहे थे कि अलग अलग पार्ट्स में इंडिया के राजपूत लोग सर उठा रहे हैं, तो ये लोग भी अब इंटरेस्ट ले रहे थे कि हम भी कास्ट सिस्टम में आएंगे। तो कास्ट सिस्टम में किसकी मदद से आना हुआ होगा? ब्राह्मण्स की मदद से होगा। ठीक है, अब जो लीडिंग फैमिलीज रहती थी ट्राइब्स की, एक अच्छा नाम वाम वाली, पैसों वैसे वाली, तो वो क्या बनी? वो किस में गई? रूलिंग क्लास में गई, यानी रूल करेंगी। और वो फैमिली, वो भी ज्यादातर मेजोरिटी जो इतना ज्यादा दमदार नहीं थी, तो वो किस में गई? लोअर जातीज में, लोअर कास्ट के बन गए। अब कुछ जो डोमिनेंट ट्राइब्स थी, कहाँ की? पंजाब की, सिंध और नॉर्थ वेस्ट, मतलब इस साइड की सारे हमें इंडिया के इस कोने के जो देखने को मिलते हैं, यहाँ की जो जगह है, यहाँ वाली जो ट्राइब्स, यहाँ पे इन्होंने क्या अपना लिया? इस्लाम को अपना लिया। क्यों अपना लिया? क्योंकि उन्हें जो हिंदूज कास्ट सिस्टम का जो चक्कर था, है ना, दखियानूसी, ये पसंद नहीं आ रहा था। क्लियर? चलो, राइट एंड ब्रीफ अबाउट रानी दुर्गावती। आपको ब्रीफ में रानी दुर्गावती के बारे में लिखना है। किसके बारे में बताना है? रानी दुर्गावती, जो ग्रह कतंगा की रानी थी, है ना। चलो देख लेते हैं। Princess Durgavati, the daughter of Salabhan in Chandel Rajput Raja of Mahoba. Dalpat, however, died early. Rani Durgavati was very capable and started ruling on behalf of her 5-year-old son, Veer Narayan. प्रिंसेस दुर्गावती की बात हो रही, जो किनकी बेटी थी? सलाभान की बेटी थी, जो कि चंदेल ग्रुप के राजपूत थे ना, चंदेल राजपूत थे महोबा, यानी एक राजपूत राजकुमारी, उनकी शादी ट्राइबल ग्रुप में हुई थी। दलपत कौन थे? इनके हस्बैंड थे, जो जल्दी उनकी डेथ हो गई थी। अब रानी दुर्गावती ने पूरी अपने राज्य की कमान संभाली। भाई हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ संभाल रही है, ठीक है, वाइफ है, और उनके साथ कौन है? उनका बेटे। अब देखो, पिता है, पिता की मृत्यु जल्दी हो जाए, बच्चा छोटा है, लाइक 5-4 साल का, तो बैठेगा गद्दी पे वो बच्चा ही, लेकिन अब वो क्या बच्चा संभाल पाएगा? तो उसके बिहाफ में माँ संभाल रही थी। तो ऐसे ही वीर नारायण, जो छोटे थे 5 समथिंग साल के, दलपत जो थे राजा, उनकी डेथ हो गई थी, तो वीर नारायण तो गद्दी पे थे, राजकुमार बने हुए थे, लेकिन उनके बिहाफ में सब कुछ संभालने का काम रानी दुर्गावती करती थी। वो कैसे करते? सिर्फ 5 साल के थे। अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव, लेकिन वो बहुत ही अच्छी केपेबल रूलर थी, तो उनके अंतर्गत, अंडर उनका जो रूल था, किंगडम था, वो और अच्छा फैल गया, एक्सपांड हो गया, है ना, यानी बहुत केपेबल होंगी तभी तो और फैल गया। In 1565 the मुगल फोर्सेज अंडर असफ खान अटैक ग्रह कतंगा। अब 1565 के क्या हुआ? जो मुगल फोर्सेज थी असफ खान के अंडर, उन्होंने ग्रह कतंगा पे अटैक कर दिया, वेल्थ वगैरह के लालच में, जो भी लालच रहा होगा, ऑब्वियसली यही कमाना। A strong resistance was put up by रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती के द्वारा बहुत इनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस रहा, उन्होंने पूरी कोशिश करी इनको ना आने देने की, रोकने की। She was defeated and preferred to die rather than surrender, है ना। उन्होंने क्या करा? उनको हरा दिया गया। कितना ही करती, फिर भी कोशिश बहुत करी, बहुत अपनी तरफ से एड़ी चोटी का दम लगाया, लेकिन वो हार गई, और उन्होंने मृत्यु को प्राप्त करना ज्यादा बेटर समझा। उन्होंने ये नहीं सोचा, मतलब उनने सरेंडर करने से अच्छा मरना ज्यादा बेहतर समझा, यानी ब्रेव होंगी, आप सोच लीजिए खुद ही। हर सन टू डाइड फाइटिंग सून आफ्टर, और उनका बेटा भी लगभग लड़ते लड़ते, उनका बेटा भी, उसकी भी डेथ हो गई, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं रहा होगा। क्लियर हुआ? तो ये किसके बारे में? रानी दुर्गावती के बारे में, जो ग्रह कतंगा की रानी थी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, अपने सन के बिहाफ में रूल कर रही थी, और काफी ज्यादा अच्छी केपेबल रूलर थी, है ना। उन्होंने अपने राज्य को और अच्छा आगे बढ़ाया। उसके बाद कौन आए भाई? 1565 में मुगल फोर्स की एंट्री हो गई असफ खान की, उन्होंने इन्हें और रानी दुर्गावती को हरा दिया। रानी दुर्गावती ने हार मान के मरना पसंद किया, ना कि मतलब हार गई तो मरना पसंद किया, ना कि सरेंडर करना। क्लियर? चलो, give an account of the tribal people found in Indian subcontinent, how they settled in forest, hills, desert and difficult places to reach। आपको बताना है किनके बारे में जो ट्राइबल पीपल है हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।
कैसे सेटल हो रहे थे फॉरेस्ट में, हिल्स में, डेजर्ट्स में और डिफिकल्ट प्लेसेस, ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे मतलब पहुंचना भी बड़ा मुश्किल रहता था। चलो देख लेते हैं। There were several other societies in the subcontinent which did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. Such societies are called as tribes. देखो किंगडम्स वगैरह हो गए, राजा लोगों के, ये लोग तो वर्ण सिस्टम इनमें मान रहे थे, लेकिन अभी मैंने कई बार आपको बताया कि जो ट्राइबल ग्रुप थे वो इस चीज़ में नहीं मानते थे। वो पसंद नहीं करते थे कि हम ये जो वर्ण सिस्टम होगा या अनइक्वल क्लासेस, नहीं, उसको प्रेफर नहीं करते थे। अब ये लोग ऐसी जगहों पे रहते थे जहां पहुंचना बहुत मुश्किल था, जैसे इन पंजाब द खोखर ट्राइब वाज इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th and 14th सेंचुरीज। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगास एंड अरगुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स। हमें मतलब ट्राइब्स के बारे में बताना है, कौन सी ट्राइब्स का यहाँ पे डिस्कशन है। तो पंजाब में कौन सी ट्राइब थी? खोखर ट्राइब थी, वो भी बड़ी प्रभावशाली थी, 13 और 14 सेंचुरी में अच्छा नाम रहा है। फिर मुल्तान और सिंध में आने हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड कौन सी हो गई? लंगास हो गई, अरगुन्स हो गई, इन्होंने डोमिनेट करके रखा था। बलोचीज हो गई, ये भी बड़ी पावरफुल ट्राइब थी, है ना। गडीज, नागाज, अहोम्स, ये कहाँ रह रहे थे? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, इस तरफ, ठीक है, सब कॉन्टिनेंट की। तो अलग अलग बहुत सारी ट्राइब अपनी अपनी जगह सर उठा रही थी, सब अपनी अपनी जगह पावरफुल थी। देखो मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि ऐसा नहीं है कि ट्राइब एक जगह मिलेगी, कि नॉर्थ ईस्ट साइड मिलेगी या नॉर्थ वेस्ट साइड मिलेगी, नो। इंडिया के हर जगह डिफरेंट पार्ट्स में ट्राइब्स का रूल था। क्लियर? चलो। चेरो, मुंडाज एंड संथल्स वर इन बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड बंगाल, है ना, ये लोग इन एरियाज में थे। उसके बाद द अदर ट्राइब्स वर द कोलीज, बेराज, कारगाज, वेतर्स, मारवाड़्स एंड गॉन्ड्स एटसेट्रा। फिर आ गई भील्स। द भील्स बाय द लेट 16th सेंचुरी मेनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल एग्रीकल्चरिस्ट एंड सम इवन जमींदार्स। भील भी ट्राइब थी जिनका काम हंटिंग वगैरह गैदरिंग का रहता था। लेट 16th सेंचुरी में उनमें से ज़्यादातर लोग क्या बन गए? सेटल एग्रीकल्चर्स बन गए, कि अब हम बस सेटल एग्रीकल्चर करेंगे भैया, प्रॉपर तरीके से खेतीबाड़ी करेंगे। एंड सम इवन जमींदार्स, और कुछ क्या बन गए? ज़मीनों के मालिक जमींदार्स बन गए। सो नाउ दे कंसिडर्ड फॉरेस्ट, डेजर्ट्स एंड डिफिकल्ट प्लेसेस टू रीच एज देयर होम्स। अब इसीलिए इन्होंने ऐसी ऐसी जगह खुद के चूज करी जहां पे पहुंचना मुश्किल रहता था। क्लियर? दे डू नॉट वांट टू बी ट्रीटेड एज अनइक्वल एज इट इज बीइंग प्रैक्टिस इन वन सिस्टम ऑफ सोसाइटी। वो लोग ऐसा नहीं चाह रहे थे कि हमारे साथ भी, हमारे आपस में हम लोगों के बीच में भेदभाव होते रहे, हमें भी क्या हो? इक्वल ट्रीटमेंट मिले। क्लियर? चलो। थ्रो लाइट ऑन द मेजर फीचर्स ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज। ट्राइबल सोसाइटीज के मेजर फीचर्स आपको बताने हैं, क्या खास था, क्या खास चीजें थी। चलो देख लेते हैं। Unlike the Vanda system of society, the tribal societies do not follow social rituals prescribed by the Brahmins. They were also not divided into unequal caste and classes. अभी मैंने ये चीज़ बताई कि इन चीज़ों में नहीं मानते थे, क्लासेस, अनइक्वलिटी में। Members of each societies of tribes are united by kinship bonds. Most of them carry on cultivation. Many others were hunter-gatherers or herders. Some others were nomadic and moved from place to place. मतलब इन ट्राइब्स में भी सबका अपना अलग अलग ऑक्यूपेशन था। कोई क्या कर रहा है? कोई नोमैडिक पेस्ट्रोलिस्ट है, कोई बंजाराज है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, तो कोई जानवर पाल रहे हैं, तो कोई हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, तो कोई एग्रीकल्चर कर रहे हैं। सबका अपना अपना काम था, वेराइटी थी। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ट्राइब से तो सिर्फ हंटिंग गैदरिंग करी, ट्राइब से तो सिर्फ खेती बाड़ी करी, नहीं। कोई खेती बाड़ी कर रहा है, तो कोई एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है, तो कोई हंटिंग गैदरिंग कर रहा है। Most of them combine these activities to make full use of the natural resources. A tribal groups control land and pastures jointly and divided these amongst households according to its own rules. बहुत से जो इनमें थे वो क्या कर रहे थे? इन एक्टिविटीज को कंबाइन करके चल रहे थे ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का मोस्ट जो है यूज कर सके। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पेस्चर्स जॉइंटली। जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो लैंड और पेस्चर को ग्रुपली साथ में मिलकर कंट्रोल करते थे। एंड डिवाइडेड दीज अमंग्स्ट हाउसहोल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग इन्होंने चीजें डिवाइड भी करी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई केओस था, चीजें बहुत ही सिस्टमैटिकली, बहुत ही प्यार मोहब्बत से, बहुत ही सोच समझ के हो रही थी। क्लियर? Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. और ऐसा नहीं है कि इन लोगों की हर चीज पीसफुल चली, भाई कई बार caste-based societies के साथ इनका क्या है? इंटरेक्शन हुआ है, क्लैश हुआ है। The tribes retain their freedom and preserve their separate culture. लेकिन इन्होंने अपना जो एक कल्चर है ना, अपना जो फ्रीडम है वो बचा के रखा, संभाल के रखा। ठीक है? The caste-based societies and the tribal societies also dependent on each other for their diverse needs. अब ऐसा नहीं है कि अलग ही थे, अपनी अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपनी अपनी जो भी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, जो भी ज़रूरतें लगती होंगी सर्वाइवल के लिए, कास्ट बेस्ड सोसाइटी हो या ट्राइबल सोसाइटी हो, दोनों के बीच में अपनी नीड्स के लिए एक्सचेंज चलता रहा है, इंटरेक्शन होता रहा है। क्लियर? चलो आ गया ना समझ में? चैप्टर में पूरा पढ़ा ही हुआ है अच्छे से।
नाउ अब क्या है आपके पास, लास्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं. द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ ट्राइब वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम. Some powerful tribes control large territories. In Punjab, the Khokar tribe was very influential during the 13th and 14th centuries. Later, the Ghakkars became more important. Their chief Kamal Khan Ghakkar was made a noble mansabdar by Emperor Akbar. अब क्या बात की जा रही है ट्राइबल ग्रुप के बारे में, तो कुछ जो पावरफुल ग्रुप्स थे हमें देखने को मिले, अपनी अच्छी बड़ी बड़ी टेरिटरीज भी कंट्रोल करके रखते थे. मतलब ऐसा नहीं कि ट्राइब से तो छोटा मोटा इलाका, अच्छे बड़े बड़े इलाके इनके अंडर थे. जैसे पंजाब में जो खोकर ट्राइब थी बहुत ही इन्फ्लुएंशियल थी 13 और 14 सेंचुरी में. बाद में कौन बन गई, घक्कर ट्राइब थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बन गई. और घक्कर ट्राइब के जो चीफ थे, सरदार थे कमाल खान घक्कर, उनको तो नोबल या मनसबदार बना दिया अकबर ने. ठीक है. In Multan and Sindh, the Langans and Arguns dominated extensive regions before they were subdued by Mughals. Mughals इससे पहले इन्हें subdued करे, उससे पहले इन लोगों का अच्छा रूल था. किनका, मुल्तान और सिंध में, नॉर्थ वेस्ट साइड में कौन कौन थे, लंगाज और अर्गुन्स. The Balochis were another large and पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट. बलूचीज भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब थी, बड़ी अच्छी पावरफुल ट्राइब थी नॉर्थ वेस्ट साइड में. दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर क्लैंस अंडर डिफरेंट चीफ्स. ये भी अपने अपने अलग अलग क्लैंस में डिवाइडेड थे और हर क्लैन के अपने अपने सरदार थे. इन द वेस्टर्न हिमालयाज लिव द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गड्डीज. और वेस्टर्न हिमालयाज में एक और ट्राइब रहती है शेफर्ड ट्राइब, है ना, भेड़ बकरी ये सब पालने वाली, जिनको गड्डीज कहा जाता था. क्लियर. तो ये हमारा पैसेज है. क्वेश्चन देख लेते हैं. राइट अबाउट एनी टू ट्राइब्स मेंशन अबाउ. यहाँ पे जो भी दो ट्राइब्स दी हुई हैं, हमें तो बहुत सारी देख रहे हैं, बलूचीज, अर्गुन्स, बहुत सारी ट्राइब देख रहे हैं. किसी के भी बारे में, किसी भी दो ट्राइब के बारे में आपको लिखना है. तो जैसे भाई मैंने जो मेंशन करा है, तो खोकर ट्राइब का बता दिया और बलूचीज का बता दिया. इन पंजाब द खोकर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13 एंड 14 सेंचुरी. खोकर ट्राइब का मैंने बता दिया. बलूचीज का क्या है, बलूचीज भी बहुत लार्ज और पावरफुल ट्राइब थी नॉर्थ वेस्ट साइड में, है ना, और ये स्मॉलर स्मॉलर छोटे छोटे क्लैंस में डिवाइडेड थी और उनके सरदार हुए थे. राइट 2 लाइन्स ऑन घक्कर ट्राइब. 2 लाइन्स लिखनी है आपको घक्कर ट्राइब के बारे में. तो घक्कर ट्राइब के बारे में हमने पढ़ा था कि कमाल खान घक्कर को चीफ बना दिया था, है ना, मुगल्स के अंडर. मतलब चीफ थे ये और नोबल भी थे, मनसबदार भी थे, सॉरी. क्लियर. चलो देख लेते हैं. The Ghakkar becomes more important. Their chief Kamal Khan Ghakkar was made a noble mansabdar by Emperor Akbar. अब जो जितनी 2 लाइन इनकी इन्फॉर्मेशन पैसेज में हम वही लिखेंगे. क्लियर हुआ. जो पैसेज में दिया रहेगा हम वही आंसर करेंगे ऑब्वियसली. क्लियर. चलो. सो इसी के साथ हमारे 5th चैप्टर की वर्कशीट एंड होती है. आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, इतनी सारी ट्राइब्स याद आ गई होंगी. क्लियर. अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. और भी लेक्चर्स की वीडियोस देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये सारे के सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, 100% फ्री आपको अवेलेबल रहते हैं. आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.